नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धेश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CHO वाला पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की, जिससे अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे को भी सपोर्ट मिलता रहे। और इतना मेहनत करें तो उसका हमको केवल इतना सफल चाहिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिए कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स CHO की और नॉट सेट की दृष्टि से, जिस अक्सर ऑनलाइन क्वेश्चन पूछते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से आपको 100% श्योर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। CHO के वाले एग्ज़ाम हो, चाहे नॉट सेट हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, RRB का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उसमें आपको एक ना एक 100% एक ना एक क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन CHO में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, एनाटॉमिक सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट है एनाटॉमी की पॉइंट्स। तो श्री गणेश करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन से, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। CHO के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो वैसे तो इसका लेवल अब धीरे धीरे CHO का लेवल भी बढ़ने वाला है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो टकरा जाए तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन, तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होता है वैसे कॉमनली। तो इसका आंसर होगा लार्जेस्ट बोन है अपनी फीमर, FEMUR, लॉन्ग बोन है। और स्मॉलेस्ट बोन की अगर हम बात करें तो ये होती है स्टेपीज, जो कि कान के अंदर होती है। ये सब हम जानते हैं। और इसके अलावा हम जैसे वैसे ही बात करें अगला, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो वैसे सभी को पता होते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है। लॉन्गेस्ट नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। देखो दोस्तों, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का आंसर अलग होगा और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का अलग होगा और लॉन्गेस्ट नर्व का आंसर अलग होगा। तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है अपनी वेगस नर्व, जो कि होती है नर्व नंबर 10। और वही अगर हम बात करें लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है अपनी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो अपनी लार्जेस्ट नर्व होती है। ये होती है क्रेनियल CN नंबर 5। क्रेनियल नर्व 5th होती है ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि लार्जेस्ट होती है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है दोस्तों, तो जो फेस है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है ट्राइजेमिनल नर्व मेनली। अब नेक्स्ट बात करें लॉन्गेस्ट नर्व की, तो इसका आंसर होगा लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व भी बोल सकते हैं और लॉन्गेस्ट नर्व भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट नर्व होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें रिब्स की, तो रिब्स कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। ये भी सबको पता है, लेकिन इनमें से जो अगर और फर्दर क्लासीफाई करें तो इनमें से ट्रू रिब्स होती है 7 पेयर और फ्लोटिंग होती है, ट्रू होती है 7, फॉल्स होती है 3 और फ्लोटिंग होती है 2। तो ये हो गई हम रिब्स की। अब इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में होती है, इंटरकोस्टल मसल्स वो कितनी होती है नंबर में, तो इंटरकोस्टल मसल्स होती है अपने 11
11th इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है अपने रिब्स के बीच में। तो ये वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इनके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो फिर बाकी चीज़ें आपको याद करना लगभग इम्पॉसिबल समझो, क्योंकि अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो फिर आगे बढ़ने से वैसे कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो बेसिक्स में हम बात करें वाइटल ऑर्गन्स की, तो वाइटल ऑर्गन्स के वेट की बात करते हैं हम। वाइटल ऑर्गन्स का वेट कितना कितना होता है। तो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं अपने 5, मेनली वाइटल ऑर्गन्स 5 ही होते हैं। सबसे पहला है ब्रेन, दूसरा है हार्ट, तीसरा है लंग्स, चौथा है किडनी और पांचवा है लीवर। ये 5 हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स और लीवर एंड किडनी। ये 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं और इनका सबका वेट पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि इनका ब्रेन का वेट कितना होता है। तो ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg। हार्ट का वेट हम बात करें तो हार्ट का वेट होता है अपने ऑलमोस्ट 250 ग्राम इन फीमेल क्लाइंट। फीमेल के अंदर लगभग 250 ग्राम का हार्ट देखने को मिलता है और मेल्स के अंदर देखने को मिलता है 300 ग्राम। 300 ग्राम के लगभग वेट देखने को मिलता है मेल्स में। इसीलिए कहते हैं कि लड़कों का दिल बड़ा होता है। वही ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी लड़कों का ही बड़ा होता है, क्योंकि मतलब बड़ा तो क्या, भारी होता है थोड़ा। अगर ये 1.5 kg जो वजन है, ये सॉरी मेल के क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है लगभग 1.5 kg। वही अगर हम बात करें फीमेल क्लाइंट के अंदर, तो फीमेल क्लाइंट के अंदर लगभग हमारे को 1300 ग्राम का जो वेट है वो देखने को मिलेगा ब्रेन का। नेक्स्ट हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स का वेट होता है लेफ्ट वाले का जो होता है वो वेट होता है लगभग 250 ग्राम। वही राइट वाले का हम बात करें तो राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें जो डिवीज़न है वो भी 3 होते हैं। तो 3 लोब्स प्रेजेंट होती है राइट वाले लंग्स के अंदर। तो राइट लंग के अंदर वेट देखने को मिलता है हमारे को 300 ग्राम, क्योंकि उसके अंदर एक लोब एक्स्ट्रा पाई जाती है। और जो हार्ट उसका जो डेविएशन है, यानी कि झुकाव, वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा तो होता है। तो इस वजह से क्या है, लेफ़्ट वाला जो लंग्स है, लेफ़्ट वाला जो लंग है वो थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा होता है राइट वाले की बजाय। नेक्स्ट हम बात करें ये क्या, लीवर का वेट भी लगभग ब्रेन के जितना ही होता है 1.5 kg, या बोले तो 1500 ग्राम ये देखने को मिलता है हमारे को। अब नेक्स्ट बात करें किडनी की। किडनी का वेट भी हमारे को देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 250 ग्राम का। तो ये हो गया वेट से। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 1 लाइनर, और आज के वीडियो में हम 1 लाइनर ही डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट बात करें बॉडी फ्लूइड की, तो बॉडी फ्लूइड हमारे ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कितना होता है, मतलब वाटर कितना प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लगभग 60% ऑफ बॉडी वेट है वो वाटर से बना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेशन में कि एक 65 kg का जो बंदा है उसके अंदर कितना वेट वाटर का होगा। तो इसका आंसर होगा 65 मल्टीप्लाई बाई 60/100। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स 36 लगभग 4 लीटर के अप्रोक्स 40 लीटर 40 लीटर के लगभग जो ये देखने को मिलेगा अपने को वाटर 65 kg के पर्सन के अंदर। 70 kg का पूछ सकता है, 80 kg का पूछ सकता है। तो ये कैलकुलेशन ऐसी होगी 60/100 से मल्टीप्लाई कर दो जितना वेट दे रखा है उसको। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 6 चौका 24 6 7 49 लगभग 50 लीटर पानी होगा एक 70 kg वेट वाले पर्सन के अंदर। तो ये चीज़ है। वैसे 80 वाले का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। तो डायरेक्ट आप ऐसे 8 मल्टीप्लाई बाई 6 42 लीटर वाटर होता है लगभग 70 kg पर्सन के अंदर। वैसे ही लगभग जो 80 kg का जो पर्सन होगा उसके अंदर जो पानी होगा वो होगा अप्रोक्स अपना
848 लीटर 48 लीटर वाटर होगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने वेट के पर्सन के अंदर लगभग कितना वाटर या कितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा। वही हम बात करें पीएच ऑफ ब्लड वो कितना होगा, तो पीएच ऑफ ब्लड हमारे को देखने को मिलता है 7.4। ये है बफर मेंटेन करने के लिए। तो ये 7.4 एवरेज है। वही अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होती है इसकी 7.35 से लेके और 7.45। ये पीएच हमारे को देखने को मिलती है ब्लड की। अगर ब्लड 7.35 से कम है ब्लड की पीएच तो इसको हम कहेंगे एसिडोसिस, और अगर यही ज़्यादा है 7.45 से तो इसको हम बोलेंगे एल्केलोसिस। तो ये एसिडोसिस और एल्केलोसिस के बारे में हम आगे बफर सिस्टम के अंदर अच्छे से चर्चा करेंगे, पूरा फुल खोल के अच्छे से इस बारे में पढ़ेंगे हम आगे बफर सिस्टम जब हम कवर करेंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करें ये नॉर्मल पीएच, ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये पीएच होना कंफर्म अनिवार्य है। वरना अगर 7.35 से नीचे होगी या 7.45 से ऊपर होगी अगर पीएच, तो जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो रेगुलेट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है हमारे को एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और इनके कॉम्प्लिकेशंस भी अलग अलग है। तो हम आगे बात करेंगे जब बफर सिस्टम कवर करेंगे उस टाइम पे इस बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइटल साइन हो गया, तो सॉरी वाइटल ऑर्गन्स हो गए, तो अब वाइटल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल वाइटल साइन हमारे को देखने को मिलता है। बीपी की बात करें तो जैसा कि सब कहते हैं कि 120/80 हमारे को देखने को मिलती है बीपी। तो 120 तो होती है सिस्टोलिक और 80 होती है डायस्टोलिक बीपी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये 120/80 बताते हैं ये एग्जैक्टली इतनी नहीं होती, जबकि इससे लेस होती है या अप्रोक्स इसके बराबर भी होती है। अगर इससे लेस है बीपी तो ही नॉर्मल कैलकुलेट होगी। अगर इससे ज़्यादा है जैसे 130 है तो वो प्री हाइपरटेंसिव में 130/90 अगर किसी की बीपी रिकॉर्ड हो रही है अगर नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के नॉर्मल अगर विश्राम अवस्था में अगर ये बीपी देखने को मिलती है तो इसको हम प्री हाइपरटेंसिव के अंदर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हाइपरटेंशन से पहले वाली जो स्टेज है वो कैलकुलेट की जाएगी 130/90 होती। तो टेम्परेचर हम सबको जैसे आप सबको पता ही है 37.6 डिग्री या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। रेस्पिरेशन की काउंट की बात करें तो ये होता है 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, या फिर एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज होती है 16 ब्रीथ पर मिनट। ये हमारे को देखने को मिलती है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं TPR BP। इस तरीके से हम वाइटल साइंस को नोटिस करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया। अब बात करते हैं पल्स की। पल्स होती है नॉर्मल 60 से लेके 100 काउंट। अगर किसी की 60 भी देखने को मिलती है तो वो भी नॉर्मल है, और 100 देखने को मिलती है तो भी नॉर्मल है। सब कहते रहते हैं कि 72 है, लेकिन 72 जो है वो एवरेज होती है। अगर हम 100 से ऊपर देखेंगे ना, अगर मोर देन 100 है तो उसको बोलेंगे टेकीकार्डिया, और लेस देन 60 है तो इसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। वही रेस्पिरेशन की हम बात करें, रेस्पिरेशन में भी सेम रूल लागू होता है। अगर 12 से कम है तो इसको बोलेंगे ब्रेडिप्निया, और मोर देन 80 है, सॉरी मोर देन 20 ना, मोर देन 20 है तो इसको हम बोलेंगे मोर देन 20 है तो इसको बोलेंगे टेकिपनिया। तो ये हो गया रेस्पिरेशन के प्रोस्पेक्ट से बात। पल्स के तो हमारा वाइटल साइंस भी जो नॉर्मल रेंज है ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंट ब्लड सेल्स के। ये मैंने जब आपको ब्लड टॉपिक पढ़ाया था तो इसके अंदर कवर कर दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं नॉर्मल ब्लड सेल्स की वैल्यू कितनी होती है। WBC, प्लेटलेट और RBC, जिनको अदर नाम से भी मैंने बताया था, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट और RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। जो चीज़ आपको इसमें से नहीं पता है, आपको नहीं लगती है, तो वो आपको साथ के साथ नोट करते रहना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए आगे वापस देखने में। तो
आपको साथ के साथ नोट करते रहना इन चीज़ों को। तो WBC नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000, और आप अगर लिखते रहते हैं ना पर MMQ होती है। अगर आप साथ के साथ लिखते रहते हो तो साथ का साथ याद भी होता रहता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। एक बार देख के लास्ट टाइम पे रिपीट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे को। जो डिफ़िकल्ट टिपिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल से 20-25, और डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल किस हिसाब से है, वरना मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं जो टिपिकल है या आउट ऑफ जो सिलेबस होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पढ़ाई नहीं जाते या हमारे को ध्यान नहीं होते, वो 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर और इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं और नहीं दिलवा सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल होता है 1.5 लाख से लेके 4 लाख पर MMQ, ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। अब हम देखते हैं अगला RBC कितना होता है नॉर्मल, हमारे को देखने को मिलता है 4.5 से 5.5 मिलियन। ये भी मैंने बता दिया था मेल और फीमेल का अलग अलग। आप ब्लड टॉपिक को अच्छे से देखोगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया कि ब्लड से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा आपको RH ब्लड ग्रुप भी पढ़ाया था। RH और ब्लड ग्रुप दोनों चीज़ें बताई थी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट RH से बनने वाले, ये ब्लड ग्रुप से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर, ये चीज़ें भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो जैसा कि आपको अनिमेश जी ने बताया था, इसका जो यूनिवर्सल डोनर है वो होता है O ब्लड ग्रुप। O में भी कौन सा, RH फैक्टर नेगेटिव वाला, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, O में मतलब कि O नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कैटेगरी में आता है। वही हम देखते हैं अगला यूनिवर्सल रिसीवर। तो जो AB ब्लड ग्रुप है, और AB ब्लड ग्रुप में भी कौन सा, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसीवर में आता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई भी नो एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता है O ब्लड ग्रुप के अंदर। तो इसमें कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जब हम किसी को डोनेट करते हैं ब्लड, तो जो रिसीवर है उसके अंदर की जो एंटीबॉडी है वो रिएक्शन नहीं करेगी, जबकि जो AB ब्लड ग्रुप है इसके अंदर दोनों एंटीजन ए एंड एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप AB के अंदर। तो इसी वजह से जो ये AB ब्लड ग्रुप है, ये किसी को मतलब खुद के AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अलावा किसी और को अगर डोनेट करेगा, तो इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से जो रिसीवर है उसकी जो एंटीबॉडी है वो रिएक्शन शो करेगी और हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये डोनेट तो कर नहीं सकता, लेकिन ये जो रिसीव करता है तो ये रिसीव सभी से कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है कोई सी भी। इसलिए ये किसी भी प्रकार की रिएक्शन किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में शो नहीं करता। और उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो अगर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अलावा भी अगर कोई और ऑप्शन आता है जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो O ब्लड ग्रुप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका आंसर होगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ये भी किसी से रिसीव नहीं कर सकता। इवन जो O ब्लड ग्रुप है उससे भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो ब्लड है वो रिसीव नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। टाइडल वॉल्यूम, तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारे को देखने को मिलती है 500 ml। तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम हमारे को देखने को मिलती है नॉर्मल।
ये लंग्स की कैपेसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पान आरबीसी की। तो आरबीसी की लाइफ स्पान होती है 120 डे, ये होती है एडल्ट के अंदर। और बच्चों के अंदर कितनी होती है, तो नियोनेट की पूछ सकता है कि नियोनेट की आरबीसी की ब्लड ग्रुप नियोनेट की जो आरबीसी है उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है। तो नियोनेट की जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पान होता है 80 डेज। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रेनियल नर्व से देखते हैं हम, क्रेनियल नर्व से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो सेंसरी कैटेगरी की है, और जो कौन सी क्रेनियल नर्व है वो मोटार कैटेगरी की है, और कौन सी जो सेंसरी नर्व है वो मिक्स्ड नर्व होती है। सेंसरी, मोटार या मिक्स्ड कौन कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो होती है। तो हम देखते हैं क्रेनियल नंबर वन से। और बात कर सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो कौन सी नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है। तो देखते हैं CN नंबर 1, CN 2, और ये टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल क्रेनियल नर्व नंबर्स में होती है 12 पेयर्स। 12 क्रेनियल नर्व नहीं होती है, 12 पेयर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नंबर 1 से। क्रेनियल नंबर 1 का नाम है ओल्फैक्टरी। क्रेनियल नंबर 2 ये CN 2 है, क्रेनियल नर्व 2 जो होती है ऑप्थेल्मिक। क्रेनियल नर्व 3 होती है ऑप्टिक नर्व। CN 4 होती है ट्रोक्लियर। CN नंबर 5 होती है, मैंने पहले भी बताया था, ट्राइजेमिनल। CN 6 होती है एब्ड्यूसेंस। CN नंबर 7 फेशियल नर्व। CN 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर। 9th होती है ग्लोसोफेरिंजियल। 10th होती है वेगस। 11th होती है, जो 11th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है एक्सेसरी। और जो 12th होती है वो होती है हाइपोग्लोसियल। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी तो सेंसरी होती है, इनका जो फंक्शन है वो सेंसरी फंक्शन है या मोटार फंक्शन है ये देखते हैं हम। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो ये ट्रिक है, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। तो ये ट्रिक है याद करने की कि कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटार है। तो ओल्फैक्टरी और ऑप्थेल्मिक तो होती है सेंसरी कैटेगरी की, सेंसरी। ऑप्टिक होती है मोटार, ट्रोक्लियर होती है मोटार, और ट्राइजेमिनल होती है बोथ यानी कि मिक्स। एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व भी होती है मिक्स कैटेगरी की, सॉरी मोटार कैटेगरी की होती है। फेशियल नर्व आती है बोथ यानी कि सेंसरी और मोटार दोनों फंक्शंस होते हैं क्रेनियल नंबर 7 के। वेस्टिबुलर होती है अपनी सेंसरी नर्व, और ग्लोसोफेरिंजियल होती है अपनी बोथ यानी कि मिक्स नर्व। वेगस नर्व होती है मिक्स, और एक्सेसरी और हाइपोग्लोसियल मतलब 11th और 12th दोनों की दोनों होती है मोटार। अब हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसरी इनमें से कौन सी सेंसरी नर्व है और इनमें से कौन सी सेंसरी नर्व नहीं है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 एंड 8 ये तो होती है सेंसरी। अब देखते हैं मोटार। तो मोटार जैसा कि हमने देखा था क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6 और 11, 12। देखते हैं मोटार में आती है 3, 4, 6, 11 और 12। अब देखते हैं मिक्स। तो मिक्स होती है जो रिमेनिंग है इनके अलावा,
जैसे कि क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नर्व नंबर 7 और क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो ये होती है अपने मोटार कैटेगरी की, सॉरी मिक्स कैटेगरी की। तो ये था हमारा सेंसरी मोटार और अलग अलग टाइप की क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है। तो ये तो आपको पता ही है, टोटल बोन्स होती है, टोटल बोन्स कितनी होती है 206। टोटल मसल्स कितनी होती है, टोटल मसल्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर को पता नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 639। तो पार्ट 1 में इतना ही। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।